को हराने के बाद नारुतो उसका रिन्नेगान इम्प्लांट करवा लेता अपने अंदर। उस स्टोरी का ये पार्ट 1 होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है पेन की हार के साथ, जिसके बाद वो कोनोहा के लोगों को रिवाइव करता हुआ कोनन से बोलता है, मादरा मेरा रिन्नेगान लेने जरूर आएगा, तो तू मेरे मरने के बाद मेरा रिन्नेगान नारुतो के ऊपर ट्रांसप्लांट कर देना। फिर पेन नारुतो से बोलता है, मैं तुझ पे भरोसा करके तुझे अपना रिन्नेगान दे रहा हूँ, इससे लोगों का भला करना जो मैं नहीं कर पाया। इतना कह करके नागाटो भी मर जाता है। अब कोनन नारुतो को ऑपरेट करती है और नागाटो की आइज उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देती है और वो नारुतो के होश में आने से पहले ही वहाँ से खिसक लेती है। थोड़ी देर में उधर ककाशी भी आ जाता है, जिसे लेडी कात्सुया ने सब कुछ बता दिया था नारुतो के रिन्नेगान के बारे में। ककाशी नारुतो को उठाने की कोशिश करता है और नारुतो उठ भी जाता है। कुरामा की वजह से वो वैसे ही जल्दी हील हो जाता था। जैसे ही नारुतो उठता है और ककाशी की तरफ देखता है, ककाशी भी हैरान रह जाता है नारुतो का रिन्नेगान देख करके। इधर नारुतो को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो अब चाकरा को देख पा रहा था जो ककाशी के अंदर फ्लो कर रहा था। नारुतो अपने अंदर भी चाकरा को स्मूथली सर्कुलेट करता हुआ फील करता है, इतना स्मूथ जितना स्मूथ वो पहले कभी भी फ्लो नहीं किया था। ये सब हुआ था रिन्नेगान की वजह से। नारुतो को भी परफेक्ट चाकरा कंट्रोल मिल चुका था। अब नारुतो दूर कहीं कोनन को भी जाता हुआ सेंस करता है। नारुतो ककाशी को पकड़ के उड़ने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली ऐसा कर भी लेता है। यहाँ नारुतो ये रियलाइज करता है कि उसे रिन्नेगान के बारे में कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। रिन्नेगान खुद ही उसे सब कुछ सिखा रहा है, जैसे उसका खुद का एक माइंड हो। अब उड़ते उड़ते नारुतो और ककाशी दोनों कोनोहा पहुंच जाते हैं। वहाँ सब लोग नारुतो का हीरो की तरह वेलकम करते हैं और नारुतो को पता चलता है कि सुनाडे भी अनकॉन्शियस है और वो कब उठेगी शिजुने और साकुरा को इसका कोई आइडिया नहीं है। तभी नारुतो के माइंड में किंग ऑफ हेल के फ्लैशेस आते हैं और नारुतो उसे समन भी कर लेता है। इधर नारुतो को पहले से ही पता होता है कि उसने क्या करना था, तो नारुतो सुनाडे को उठाता है और किंग ऑफ हेल के अंदर डाल देता है, जो कि सुनाडे को खाने लगता है। तभी सुनाडे के जितने भी ऑनबूज होते हैं वो नारुतो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और जो जहाँ पे होता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। नारुतो ये रियलाइज करता है कि ये वाली एबिलिटी तो नागाटो के पास भी नहीं थी और ये थी नारुतो को रिन्नेगान से मिली हुई यूनिक एबिलिटी टेलीकिनेसिस की। जो अनबू नारुतो पे हमला करने वाले थे सब अभी हवा में उड़ रहे थे और थोड़ी देर बाद सुनाडे भी उठ जाती है। किंग ऑफ हेल उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और इधर सुनाडे परफेक्टली हील हो चुकी थी। अब नारुतो नॉनबूस को भी रिलीज कर देता है और सुनाडे को भी रिसेंट इवेंट्स के बारे में सब कुछ बताता है और अब सुनाडे उठ गई है। ये बात डांजो को पता नहीं थी, तो उसने मीटिंग बुलवा ली थी नया होकागे रखने की। तब फुकासाकु भी वहां आ जाता है और उन लोगों को बताता है कि जो टोड नारुतो को वापस समन करने के लिए कोनोहा में छोड़ा था, उसका काम तमाम डांजो नहीं किया था। इधर ककाशी भी आ जाता है और बताता है कि जल्दी से वहां जाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। नारुतो ककाशी और सुनाडे दोनों को उड़ा के वहां ले जाता है और बिना ज्यादा टाइम लगाए वहां पहुंच भी जाता है। इधर बहुत से रूट ऑनबूज उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो नारुतो उन सबको अपनी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से रोक लेता है और सुनाडे और ककाशी से बोलता है कि इन्हें मैं देखता हूँ, तुम लोग डांजो को ठिकाने लगाओ। ककाशी और सुनाडे अंदर चले जाते हैं और अब नारुतो थोड़ा वार्म अप करने का सोचता है। नारुतो अपनी पावर्स उन रूट ऑनबूस के ऊपर से हटा देता है। वो लोग नारुतो के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सारे लोग डांजो के बेस्ट ऑनबूस थे, जो कि सब मिड जोनिन लेवल के थे, पर नारुतो की नजरों में तो वो लोग सब स्लो मोशन में ट्रेवल कर रहे थे रिन्नेगान की परसेप्शन की वजह से। नारुतो एक एक करके सबको निपटाने लगता है। नारुतो की स्पीड और उसकी पावर सिर्फ रिन्नेगान की वजह से काफी हद तक इनहेंस हो चुकी थी। जितना स्ट्रॉन्ग वो रिन्नेगान मिलने के बाद अपने बेस फॉर्म में है, उतना स्ट्रॉन्ग तो वो रिन्नेगान मिलने से पहले सेज मोड में भी नहीं था। अब उनमें से एक शिनोबी नारुतो के ऊपर एक फायर जुत्सु मारता है। नारुतो सिर्फ अपना एक हाथ आगे करता है और इस जुत्सु को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। नारुतो अब सेज मोड में एंटर करने की सोचता है। इसी चक्रा एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी का यूज करके वो नेचर चक्रा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और नारुतो इंस्टेंटली सेज मोड में एंटर हो जाता है। कोई शैडो क्लोन की उसे कुछ जरूरत नहीं पड़ती। अंदर डांजो खुद को होकागे डिक्लेयर करने ही वाला था। तभी वहाँ ककाशी और सुनाडे आ जाते हैं, जो कि डांजो को सारे सबूतों के साथ एक्सपोज कर देते हैं। अब डांजो के पास भी लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। डांजो अपने सारे बैंडेजेस निकालने लगता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी नारुतो भी वहां आ जाता है, मुजान स्टाइल एंट्री मारता हुआ, और सुनाडे से बोलता है कि इसे मैं देखता हूँ, आप अपने हाथ गंदे क्यों करोगे। तभी नारुतो के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से रूट ऑनबूज अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो के भी चारों तरफ चाक्रा रॉड्स मटेरियलाइज हो जाती हैं और उन चाक्रा रॉड से नारुतो सभी रूट शिनोबीज की फाइल निपटा देता है और नारुतो धीरे धीरे करके डांजो की तरफ बढ़ने लगता है। अब नारुतो डांजो को भी उसी के लोगों की तरह चाक्रा रॉड से पियर्स कर देता है, लेकिन वो डांजो गायब हो जाता है। तभी डांजो नारुतो के और उसके हाथ में होती है एक विंड ब्लेड, जिससे वो नारुतो को पियर्स करने वाला था। तभी नारुतो अपनी एबिलिटीज का यूज करके डांजो को हवा में
में उड़ा देता है और डांजो को मॉक करने लगता है। इधर सभी क्लैन हेड्स और फायर डेमियो नारुतो की एबिलिटीज देख के बहुत हैरान थे। पावरफुल तो पेन भी था, लेकिन नारुतो तो भाई बियॉन्ड पावरफुल है। नारुतो भी डांजो को आजाद कर देता है और उसे अपने ऊपर एक फ्री शॉट भी देता है। डांजो भी देर नहीं लगाता और अपनी स्वॉर्ड को लेकर के नारुतो के चेस्ट में मारता है, लेकिन नारुतो ने भी आशुरा पाथ यूज करके अपनी बॉडी को स्टील का बना लिया था और डांजो की विंड ब्लेड नारुतो को पियर्स नहीं कर पाती। अब देखो लड़ते लड़ते नारुतो भी बोर हो चुका था, तो वो सीधा डांजो को पकड़ता है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और डांजो की कहानी उसके रूट के ही साथ निपट जाती है। अब मामला सेटल होने के बाद नारुतो के बारे में फायर डेमियो सुनाडे से पूछता है और सुनाडे उसे बताती है कि यही है नारुतो उजुमाकी, जिसने कोनोहा को बचाया था और अकात्सुकी के लीडर को भी हरा दिया। डेमियो सुनाडे से पूछता है कि नारुतो विलेज के लिए कितना लॉयल है, तो सुनाडे उसे बताती है कि नारुतो से ज्यादा लॉयल उसने किसी को भी नहीं देखा है और वो काफी हद तक हाशिरामा की तरह है। तो डेमियो भी सेटिस्फाइड होकर कोनोहा से वापस चला जाता है। उधर ओबिटो को भी जत्सु से पता चलता है कि नागाटो फेल हो गया नारुतो को कैप्चर करने में और उसके ऊपर से उसने अपने रिन्नेगान भी नारुतो को दे दिए हैं, जो कि ओबिटो के प्लान्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और अब उसे समझ में भी नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए। तो वो सास्के के पास चला जाता है उसे लेने। उधर नारुतो आया हुआ था वर्लपूल विलेज में, जहाँ उसे एक ब्लड सील से लॉक हुआ हुआ रूम मिलता है। उस रूम के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ सिर्फ एक उजुमाकी ही एंटर कर सकता है। अगर तुम एक उजुमाकी हो तो अपने ब्लड को इस सील के ऊपर लगाओ। नारुतो अपनी उंगली को काटता है थोड़ा सा ब्लड ड्रॉ करने के लिए, लेकिन खून निकलने से पहले ही वो वुंड हील हो जाता है और नारुतो ये नोटिस करता है कि उसकी हीलिंग एबिलिटीज तो पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुकी हैं, ऑब्वियसली रिन्नेगान की वजह से। अब जैसे तैसे करके नारुतो थोड़ा बहुत ब्लड अपना ड्रॉ कर लेता है और जब वो उस रूम के अंदर जाता है वहाँ बहुत सारे स्क्रोल्स होते हैं जिनमें उजुमाकी हिडन jutsus और सील्स होती हैं, लेकिन नारुतो की नजर उन सब पे नहीं पड़ती बल्कि पास में रखी हुई एक स्वॉर्ड पे पड़ती है। ये एक खास मेटल से बनी हुई स्वॉर्ड है जिसे सिर्फ एक उजुमाकी ही विल्ड कर सकता है और ये एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड है। इससे ज्यादा सुपीरियर स्वॉर्ड दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। नारुतो को स्वॉर्ड के पास में ही उजुमाकी स्वॉर्ड स्टाइल से भरा हुआ एक स्क्रोल भी मिलता है और उसके पास में ही एक और स्क्रोल रखा हुआ था जिसमें सारे उजुमाकी के सीक्रेट सीलिंग jutsus लिखे हुए थे और एक स्क्रोल होता है डेडिकेटेड स्पेस टाइम सीलिंग jutsus के लिए। बाकी के स्क्रोल्स जब नारुतो देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उनमें सब में लिखा हुआ था 500 kg गोल्ड और यहाँ पे ऐसे 50 स्क्रोल्स थे। इन स्क्रोल्स में उजुमाकी क्लैन ने आज तक जितना भी वेल्थ इकट्ठा करी थी वो सब इसके अंदर ही मौजूद थी। तो अपना नारुतो वहाँ पे गामाकीची को बुलाता है और उससे बोलता है कि ये सभी स्क्रोल्स लेकर के माउंट मियोबोकू में रख ले। अपने पास नारुतो सिर्फ वो स्वॉर्ड रखता है और jutsus और स्वॉर्ड स्टाइल के स्क्रोल्स रखता है। इसके अलावा नारुतो अपने पास एक गोल्ड का स्क्रोल भी रख लेता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब नारुतो उड़ता हुआ कोनोहा की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ एक नॉर्मल शिनोबी को पूरे 3-4 दिन लग जाते कोनोहा पहुंचने में। नारुतो सिर्फ 15 मिनट में कोनोहा पहुंच जाता है, जहाँ काउंसिल मीटिंग चल रही थी जिसे नारुतो भी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ नारुतो को पता चलता है कि विलेज की रिबिल्डिंग में बहुत सारा पैसा लगने वाला है, जो कि विलेज के पास नहीं है। तो नारुतो जो एक स्क्रोल अपने साथ लाया हुआ था गोल्ड वाला, नारुतो उसे अनसील कर देता है, जिसके अंदर से हजारों सोने के सिक्के निकलते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इतना गोल्ड पूरे कोनोहा के पास मिलाकर भी नहीं था। उसमें से नारुतो अपना वॉलेट भरने लायक गोल्ड कॉइंस निकाल लेता है और बाकी जितने बच जाते हैं वो पूरे कोनोहा की रिबिल्डिंग के लिए वो दे देता है। और नारुतो को इधर ये भी पता चलता है कि 3 महीने बाद एक 5 समिट होने वाली है, जिसमें नारुतो सुनाडे का बॉडीगार्ड बनने की बात करता है। इस बात से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर नारुतो बोलता है कि अब वो ट्रेन करने वाला है 3 महीने तक। उधर सास्के भी टीम टाका के साथ कोनोहा की तरफ बढ़ रहा था और उसके मन में अभी सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कोनोहा का डिस्ट्रक्शन। सुइगेत्सु बोलता है कि क्या सच में हम लोग 4 लोग मिल करके कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? अभी भी टाइम है भाई, सोच ले एक बार। उधर ओबिटो को जेत्सु से पता चलता है कि सास्के टीम टाका को लेकर कोनोहा जा रहा है। ओबिटो सोचता है कि अब एक ही तो प्यादा बचा है मेरे पास, साला ये भी कहीं निपट गया तो मेरे तो प्लान अच्छे से ही फेल हो जाएंगे। तो वो पहुंच जाता है सीधे सास्के के सामने और सास्के को समझाने लगता है, पर सास्के के अंदर तो कूट कूट के हेट्रेट भर चुकी थी। इधर कारिन भी सेंस करती है सास्के के अंदर बढ़ती हुई डार्कनेस को। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो क्यों आई आखिर सास्के के साथ। फिर उसे रियलाइज होता है कि सास्के के अंदर पहले इतनी डार्कनेस नहीं थी, वो सिर्फ इताची से अपने क्लैन का बदला लेना चाहता था। लेकिन जब से वो ओबिटो से मिला है वो और ज्यादा डार्क होता जा रहा है। कारिन को लगा था कि इताची से बदला लेने के बाद सास्के नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। सास्के के अंदर हेट्रेट बहुत ज्यादा भर चुकी थी, जो कि इताची को मारने के बाद भी कम नहीं हुई थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ चुकी थी। बस उसकी हेट्रेट ने अपना विक्टिम बदल लिया था। अब सास्के पूरे कोनोहा को ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, पर ओबिटो उसे बताता है कि कोनोहा को तो पेन ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे कि नारुतो ने हरा भी दिया है। डांजो को भी नारुतो ने खुद ही मार दिया है, जिसके बाद वो सास्के को और भड़काता है कि नारुतो ने तो तुझसे तेरा रिवेंज भी छीन लिया,
नारुतो उज़ुमाकी हम सबके रास्ते का रोड़ा बनता जा रहा है, उसे तो रास्ते से हटाना बड़ा जरूरी हो गया है। अब ओबिटो सास्के को अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है और टीम टाका से भी अकात्सुकी का हाइड आउट में आने को बोलता है, लेकिन कारिन के लिए बहुत हो चुका था और वो अब टीम टाका को छोड़ करके अलग चली जाती है। उधर कोनोहा में नारुतो ककाशी के पास आया हुआ था ताकि ककाशी नारुतो को एक स्वॉर्ड यूज करना सिखा सके, पर ककाशी बोलता है कि मुझे स्वॉर्ड यूज करनी तो आती है लेकिन मेरी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मेरी एक एक्स ऑनबू टीममेट है जो तुझे स्वॉर्ड यूज करना बहुत अच्छे से सिखा सकती है। और तब ककाशी चला जाता है युगाओ के पास, जो कि हयाते के मरने के बाद से बड़ी ग्लूमी हो गई थी, जैसा ककाशी हो गया था अपने टीममेट्स के मरने के बाद। और ककाशी ये रियलाइज करता है कि जैसी नारुतो की पर्सनैलिटी है वो युगाओ को बहुत आसानी से पहले जैसा बना सकता है। ककाशी को ये भी पता था कि थर्ड होकागे ने युगाओ को नारुतो के ऊपर नजर रखने के बहुत सारे मिशंस दिए थे, जिसमें युगाओ जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाती थी नारुतो के लिए और अच्छे से उसका ध्यान रखती थी। तो ककाशी भी युगाओ के पास चले जाता है उसे नारुतो को ट्रेन करने के लिए मनाना जो था, और थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने के बाद युगाओ भी मानी जाती है और पार्ट 1 इधर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोगों कैसी लगी ये वीडियो? अब जून खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और मेरे को जुलाई में YouTube की पेमेंट भी चाहिए, तो भाई लोग अगली वीडियो कल ही आ रही है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो, ताकि तुम मेरी